नमस्कार मेरे साथियों। आशा और उम्मीद करता हूं कि सभी लोग एकदम मस्त शानदार जिंदाबाद होंगे। मित्र, जो मित्र रेलवे का आरपीएफ का एग्जाम देकर के आए हैं 3 मार्च 2025 में, उसमें मैंने जीएस के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन शामिल किए हैं, जो एग्जामिनेशन सेंटर द्वारा जो परीक्षार्थी हैं परीक्षा देकर के निकले थे उनके द्वारा बताए गए क्वेश्चन। मित्र, यदि आपने एग्जाम दिया है तो आप इन्हें मिला सकते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही बैठ रहे हैं। मित्र, तो मित्र आप जो एग्जाम देकर के आए हैं उन्हें आपको जो क्वेश्चन याद है उन्हें आप देखते जाइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। ठीक है मित्र, ताकि आप ये डिसाइड कर सको फिजिकल वगैरह की अपनी तैयारी वैयारी कर सको उस तरीके से। मित्र, चलते हैं अपने सेशन की ओर, लेकिन मेरी छोटी सी गुजाइश है कि आप सेशन पे नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि मैं जो भी सेशन बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। बताना चाहता हूं कि आपका भाई, आपका दोस्त, ये इस प्लेटफॉर्म पर जीएस के सारे विषय बिल्कुल निःशुल्क पढ़ाते हैं। मेरे भाई, मैथ और रीजनिंग आपको गिफ्ट में देते हैं, जो जितेंद्र सर द्वारा पढ़ाई जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, घंटी बजा के ऑल पे सेलेक्ट कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। मित्र, सेशन अच्छा लगे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। पहला मित्र क्वेश्चन ये वाला था, जिन भाइयों ने दिया उनको पता होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का मांडा स्थल किस नदी के तट पर था? तो मित्र मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्रेशन करके चलूंगा ताकि आपको इन फ्यूचर एग्जाम देते हैं तो आपको इनका लाभ उठ सके। जो मांडा स्थल था, सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, का जो मांडा स्थल है, तो आपको सबसे पहले यह जानकारी होना चाहिए ये जो मांडा स्थल है वह भारत के किस राज्य में है। तो याद रखना, वैसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि आप लोग ये बताएं कि जो मांडा स्थल है वह सिंधु घाटी सभ्यता का वो किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखना, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। मित्र, यह जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, आप लोग याद रखोगे। पूछा गया किस नदी पर है, तो ऑप्शन आपके सामने है। क्या नर्मदा पर है, परवरा पर है, चेनाब पर है या हिंडन नदी पर? आप गैस करिएगा कि आपका ये जम्मू कश्मीर में है, तो जम्मू कश्मीर में इसमें से कौन सी नदी बहती है? तो आप पाएंगे कि चेनाब नदी बहती है। तो क्वेश्चन आपका, इसका राइट आंसर कौन सा होता है? चेनाब नदी। अब चलो छोटी सी एक जानकारी दे देता हूं इसी में। जो सिंधु घाटी सभ्यता का ये तो जो स्थल था, यह सबसे उत्तरी स्थल था। बच्चों, आपको पता है 4 दिशाएं होती हैं। अगर पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल कौन सा था, तो आप बताएंगे मांडा। कौन सा बताएंगे मित्र? मांडा बताएंगे। ठीक। अगर दक्षिणी स्थल पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का तो दैमाबाद बताएंगे। अगर पूर्वी स्थल पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का तो बताएंगे, पूर्व ये है तो बताएंगे आलमगीरपुर। क्या बच्चा? आलमगीरपुर है। अगर पश्चिमी स्थल पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का तो आप क्या बताएंगे कि सुतकांगेडूर। याद, जरा ध्यान दीजिएगा, ये अपना उत्तरी स्थल है, नॉर्थ स्थल है बच्चों, मैं एन लिख देता हूं। ये पूर्वी स्थल है तो ई लिख देता हूं इधर बच्चों, ईस्ट पूर्व होता है। ये साउथ है, दक्षिणी स्थल है तो एस लिख देता हूं, और ये पश्चिमी स्थल है तो डब्ल्यू लिख देता हूं। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे ना। पूछा जाए मांडा किस नदी पर था, तो मैंने आपको जस्ट बताया कि जो मांडा था वह चेनाब नदी पर है। किस राज्य में है? किस पर? चेनाब नदी पर बच्चों। चेनाब नदी पर। और किस राज्य में है? तो मैंने जस्ट आपको बताया जम्मू कश्मीर में है। क्लियर हुआ? पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरी स्थल कौन सा है, तो मांडा है, चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में। पॉइंट क्लियर हुआ। अगर पूर्वी स्थल पूछा जाता है तो बताएंगे आलमगीरपुर है। किस नदी पर है? तो ध्यान रखना, हिंडन नदी पर। हिंडन नदी पर स्थित है। पूछा जाए किस राज्य में है तो आप बताना यूपी। यूपी के किस जिले में है? तो बताना मेरठ जिले में।
ये भी मैं जानता हूँ। पूर्वी स्थल आपको सिंधु घाटी सभ्यता क्लियर हो चुका है। अगर ये दक्षिणी स्थल की बात कीजिए तो दक्षिणी स्थल बच्चों दयावाद है। ये किस नदी पर है? तो ध्यान रखना ये प्रवरा नदी पर है। प्रवरा नदी। अच्छा, प्रवरा नदी है वो किसकी सहायक नदी है? तो ध्यान रखना ये गोदावरी की सहायक नदी है बच्चा। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदी है। किस राज्य में है? तो ध्यान रखना महाराष्ट्र राज्य में है। कहां पर? महाराष्ट्र राज्य में है बच्चों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल दयावाद है, महाराष्ट्र राज्य में, प्रवरा नदी पर है। प्रवरा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। अगर पूछा जाता है कि आप ये बताएं पश्चिमी स्थल सॉरी कौन सा है, तो बताएंगे सुतकांगेडोर है। और ये किस नदी पर है? तो दास्क नदी पर बच्चों। कौन सी? दास्क नदी पर है, आप लोग याद रखना। इसके साथ साथ कहां पर है ये वर्तमान समय में? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान के बच्चों बलूचिस्तान प्रांत में है। किसमें? बलूचिस्तान प्रांत में, आप लोग याद रखना। छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बताई, उम्मीद और आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन मित्र आपका ये था, अगला क्वेश्चन मित्र ये है कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? कोई भाई बता सकता है? कोई भाई बता सकता है? या इन फ्यूचर जो एग्जाम देने के लिए जा रहा है वो विद्यार्थी बताए कि गायत्री मंत्र का वर्णन है वह ऋग्वेद के किस मंडल में है। तब तक मैं बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाता है कि वेद कितने हैं बच्चों, वेद कितने हैं, तो बताएंगे कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। सबसे पहले कौन सा वेद है? तो ध्यान रखना ऋग्वेद। और ऋग्वेद की बच्चों विशेषता क्या है कि यह सबसे पुराना वेद है, सबसे पुराना, और सब वेदों में बड़ा भी है बच्चों। ठीक है। दूसरा वेद कौन सा है? तो क्या बताएंगे? यजुर्वेद है। यजुर्वेद जिसमें यज्ञों का वर्णन किया गया है। तीसरा वेद कौन सा है? तो सामवेद है। चौथा वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है। अथर्ववेद। सामवेद बच्चों ध्यान रखना इसे गायन वेद भी कहते हैं। कौन सा? गायन वेद। मतलब आपने देखा होगा जो संगीत की उत्पत्ति है वो इसी वेद से हुई है, सामवेद से। सारेगामा पदनीसा सुना है आपने? जो शार है, सारेगामा पदनीसा, उसका वर्णन बच्चों इसी में है। और अथर्ववेद ये नया वेद है, मतलब ये सबसे बाद में लिखा गया है अथर्ववेद। ठीक है। इसमें जो अथर्ववेद है इसमें यज्ञ, कर्मकांड, भूत प्रेत, आत्मा, बलि, जिंद, सब चीजों का वर्णन किसमें है? अथर्ववेद में है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और यह सबसे बड़ा भी है। इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्तियां हैं बच्चों। इसमें 1028 सूक्तियां हैं और 10,000 मंत्र हैं बच्चों। ठीक है। पूछा गया है कि गायत्री मंत्र का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल, कौन से मंडल में है? तो बच्चों ध्यान रखना तृतीय मंडल में है। जो 10 मंडल हैं इनमें से तीसरे मंडल में, बच्चा याद रखना। पूछा गया है। और जो गायत्री मंत्र है यह किसके द्वारा लिखा गया है? किस ऋषि द्वारा लिखा गया है और किस देवता को समर्पित है? अगर देवता पूछा जाए तो ध्यान रखना सविता के लिए। सविता देवता को समर्पित है बच्चों। सविता मतलब कौन? सूर्य। सूर्य भगवान को समर्पित है बच्चों, याद रखना। गायत्री मतलब जिसे गाते हैं ओम भूर्भुवस्सुतस्तुवरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यही आपका गायत्री मंत्र बच्चों। ठीक है। एक बात और है, जो 10वां मंडल है बच्चों, 10वां मंडल, चलो मैं फिर आगे बताऊंगा, सेशन लंबा होता जाएगा तो ठीक नहीं है था। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं। सौरमंडल का कौन सा ग्रह जिसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण होते हैं? बताइए, सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसमें स्टार और ग्रह? सबसे पहले तारा किसे कहते हैं? तारा मित्र उसे कहा जाता है वह खगोलीय पिंड जिसमें
संलयन क्रिया होती है, मतलब हाइड्रोजन हीलियम से बना होता है और हाइड्रोजन के दो परमाणु बनकर के एक हीलियम का परमाणु का निर्माण करते हैं संलयन विधि द्वारा। और उसमें के अंदर क्या होती है, इस विधि द्वारा कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है, प्रकाश उत्पन्न होता है। तो स्टार उसे कहा जाता है इसमें खुद का अपना प्रकाश हो, उसे क्या कहा जाता है, स्टार कहा जाता है बच्चों। और ग्रह ग्रह उसे कहा जाता है इसमें जो किसी पर निर्भर हो, जैसे बुध ग्रह है, वो प्रकाश के लिए किस पर निर्भर है, सूर्य पर निर्भर है। पृथ्वी ग्रह है, ये प्रकाश के लिए किस पर निर्भर है, बता सकते हैं, सूर्य पर निर्भर है। लेकिन ऐसा ग्रह सौरमंडल का कौन सा है जो तारे और ग्रह दोनों के उसमें गुण पाए जाते हैं, दोनों कैरेक्टर पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, क्या शनि है, क्या बृहस्पति है, शुक्र है या पृथ्वी है? बताएं बताएं मित्र, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कौन सा है, बृहस्पति सही है। बृहस्पति इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बृहस्पति ऐसा ग्रह है जिसके मतलब जिसमें तारे और ग्रह दोनों के गुण मतलब करेक्टर पाए जाते हैं। क्योंकि बताना चाहता हूं, इसकी जो जो बृहस्पति है जिसे जुपिटर कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्र, जुपिटर कहा जाता है। जुपिटर के वायुमंडल में इसका जो एटमॉस्फियर है ये वाला, इसमें रेडियो तरंगें निकलती है बच्चों। कैसे निकल, रेडियो तरंगें निकलती हैं। दूर से देखने में ऐसा लगता है कि इन तरंगों के माध्यम से यह स्टार क्या कर रहा है, चमक रहा है। इसके साथ साथ यह इसकी विशेषता आप ये जानेंगे, 1610 ईस्वी में इसकी खोज गैलीलियो द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, गैलीलियो द्वारा इसकी खोज की गई थी 1610 ईस्वी में। और वर्तमान समय में अगर पूछा जाए कि ऐसा सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके सर्वाधिक सैटेलाइट है, उपग्रह है, तो बच्चों यही है बृहस्पति। इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं। कितने हैं वर्तमान समय में, तो 2025 के डाटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ध्यान रखना 145 है बच्चा। कितने, 145 हैं। एक जानकारी और आपको बता दूं चलते चलते कि इसका एक उपग्रह है जिसे गैनीनाड कहते हैं, गैनीनाड, गैनीनाड कहते हैं या गैनीमेड भी कहते हैं। ये जो उपग्रह है, ये जो उपग्रह है गैनीनाड, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा क्या बच्चा, उपग्रह। यद्यपि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो जुपिटर है, बृहस्पति है, या आप खुद जानते होंगे, लेकिन सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गैनीनाड है। ये छोटी सी जानकारी थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया बच्चों। अच्छा एक बात और कि ये जो बृहस्पति है, इसका जो घूर्णन काल है वो 10 घंटे है, पृथ्वी के 10 घंटे। मतलब पृथ्वी के 10 घंटे, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाती है, अपने एक्सेस पर क्या कर लेती है, रिवॉल्यूशन कर लेती है, सॉरी रोटेशन कर लेती है, रोटेशन, रिवॉल्यूशन मतलब परिक्रमण करना, रोटेशन कर लेती है अपने अक्ष पर। लेकिन ये 10 घंटे में कर लेता है और सबसे तेज गति से घूमता है। पूछा जाए कि सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो सबसे तेज गति से अपने घूर्णन पूरा कर लेता है, तो बृहस्पति है बच्चों। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। कुछ बेसिक जानकारियां, हालांकि मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, चिंता न करें। आगे जरा ध्यान दीजिए। लेकिन मेरी गुजारिश ये है कि आप उस सेशन पर नहीं हो तो सेशन को सब्सक्राइब कर लेना भाई, आपको बहुत कुछ देके जाऊंगा। पूछा है निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे छोटा बौना ग्रह कौन सा है। देखो ये तो इसमें क्या पूछा गया, बौना ग्रह। बौना ग्रह, पहले आपको यह पता होना चाहिए बौना ग्रह किसे कहते हैं। ग्रह उसे कहते हैं, पहले ग्रह को समझिए, उसको बौना ग्रह को समझेंगे, ड्वार्फ प्लैनेट्स को समझेंगे। तो बौना, सबसे पहले जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, वह सूर्य का चक्कर लगाते हैं अपनी अक्ष पर, अपने मार्ग पर। जैसे आप बाइक चलाते हैं तो सड़क पर चलाते हैं, ऐसा तो नहीं आप कि खेत में चलाते हो, मतलब एक नॉर्मल तरीके से बाइक चलाते हैं, तो मार्ग पर चलाते हैं, सीधी बात है। बाइक चलाते हो या फिर 4 व्हीलर चलाते हो, एक मार्ग पर चलाते हैं, सड़क एक रास्ता होता है उस पर चलाते हैं, सड़क पर चलाते हैं। इसी तरीके से जो ग्रह होते हैं वो अपने एक मार्ग पर चलते हैं, और मार्ग पर चल करके अब क्या करते हैं, सूर्य का राउंड लगाते हैं, सूर्य का क्या करते हैं, परिक्रमण करते हैं, रिवॉल्यूशन करते हैं, परिक्रमा करते हैं। लेकिन
ऐसे ग्रह, ऐसे खगोलीय पिंड जो एक निश्चित मार्ग पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें ग्रह कहा जाता है। लेकिन ऐसे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा तो करते हैं लेकिन एक निश्चित मार्ग पर नहीं करते, एक निश्चित मार्ग पर नहीं करते, ऐसे खगोलीय पिंडों को बौना ग्रह कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? बौना ग्रह कहा जाता है। आप लोग याद रखना। अब जरा ध्यान दीजिए, सबसे छोटा पूछा है इसमें, सबसे छोटा पूछा है। तो मैं पहले जो बौना ग्रह है, जो बौना ग्रह है सौरमंडल में, उनकी संख्या बता देता हूं। अगर पूछा जाए कि इनकी संख्या कितनी है सौरमंडल में बौना ग्रह की, तो बच्चों ध्यान रखना 5 है। क्वेश्चन फैक्ट के रूप में हो सकता है रेलवे के किसी एग्जाम में और पूछ लिया जाए या अन्य किसी परीक्षा में पूछ लिया जाए कि सौरमंडल में बौने ग्रहों की संख्या कितनी है, ड्राफ्ट प्लैनेट की संख्या कितनी है, तो बताइए 5 है भाई। जितने आपके हाथ में 5 अंगुली होती है ना ये वाली, इसी तरह 5 है। वो 5 कौन कौन से हैं? तो 4 बच्चों ये लिखे हुए हैं आपके ऑप्शन में है, सेरेस, एरिस, हाउमेया और मैकमैक। और एक और लिख लीजिए 5वें, जो 5वां है उसे कहते हैं यम। कुछ याद आया? अर्थात प्लूटो। अब तो मैं जानता हूं आप लोगों को कुछ बहुत कुछ याद आ चुका होगा। 5वां ये है क्योंकि जो प्लूटो था एक समय इसे ग्रहों की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन इसे ग्रहों की सूची में हटा दिया गया वर्ष 2006 में। जो कांगो गणराज्य में के एक शहर है प्राग, वहां पर जो खगोल शास्त्रियों की मीटिंग हुई थी वैज्ञानिकों की, वहां पर जो प्लूटो था उसे हटा करके बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया है। क्योंकि ये जो क्या करता था, यम जो प्लूटो था, ये जो अरुण था, सॉरी वरुण था, वरुण ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर जाता था ये, इसलिए इसे ग्रह की सूची से हटा दिया गया। अब जरा ध्यान दीजिए, 5 मैंने आपको बता दिए कि बौने ग्रह की संख्या कितनी है, 5 है। वो इस तरीके से सेरिस है, एरिस है, हाउमेया, मेकमेक और यम। ध्यान रखना, जो जो सेरिस है, कौन सा बच्चों? सेरिस, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा बौना ग्रह, याद याद रख सकते हो, ठीक है। और हाउमेया यह सबसे छोटा है। कैसा है? सबसे छोटा, इसलिए सी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन बताइए, बेहतरीन क्वेश्चन। भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? पहले आप लोगों को यह बताएं कि राष्ट्रीय जो खेल दिवस मनाया जाता है वो किस महान खिलाड़ी की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? ईमानदारी से जानते हैं तो बताएं भाई। इस क्वेश्चन को जो मैंने पूछा है कि जो भारत में जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं वह किस महान खिलाड़ी की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? आप मुझे कमेंट्स में पहले बताएं ईमानदारी से, अगर जानते हैं तो। लेकिन तब तक बताता हूं मैं, यह राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं वह 29 अगस्त को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 29 अगस्त को मनाते हैं। आप लोग याद रखना। किस महान खिलाड़ी की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है? तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद्र। मेजर ध्यानचंद्र, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है बच्चों, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉकी का जादूगर कहा जाता है। इनका जो जन्म है मित्र वह 29 अगस्त 1925 में इलाहाबाद में हुआ था, वर्तमान प्रयागराज में। ठीक बच्चों, और एक बात और महत्वपूर्ण याद रखिए मेरी तरफ से, दूसरी बात यह है कि जो मेजर ध्यानचंद्र है, इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं के नाम पर खेल का सर्वोच्च पुरस्कार का नाम रखा गया है। याद रखिए, अगर पूछा जाए कि खेल का सर्वोच्च पुरस्कार, खेल का सर्वोच्च पुरस्कार या सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान, सम्मान भारत का कौन सा है? तो ध्यान रखना, मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न। बच्चों सम्मान भी कह सकते हैं और पुरस्कार भी कह सकते हैं।
बताएंगे। अच्छा, आप लोग करंट का क्वेश्चन बताइए कि वर्ष 2024 में खेल का सर्वोच्च सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल रत्न सम्मान 4 लोगों को दिया गया है। चलो मैंने ये बता दिया, 4 लोगों को दिया गया है। उन चारों के नाम बताया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। चारों के नाम बताएं बच्चों। मान जाऊंगा कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? डी सही है। आगे चलें, आप मुझे कमेंट में ये बात जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन बताएं मुझे, नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? नेलपट्टू पक्षी अभ्यारण्य है वो किस राज्य में स्थित है, पूछा गया है। क्या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्रा में या केरल में? तो बच्चों याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर तीसरा सही है। जो भाई लगा के आए थे आंध्र प्रदेश, वो बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, आप लोग याद रखना, ठीक है। नेलापट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है वो कहां पर है, तो बताएंगे आंध्र प्रदेश में। अच्छा ये बताइए, पेरियार पक्षी अभ्यारण्य ये कहां पर है? कोई भाई बता सकता है पेरियार पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? कोई ईमानदारी से बताइए, ये किस राज्य में है? कमेंट सेक्शन मुझे बताइए, मैं बाद में उसका कमेंट पढ़ लूंगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार को कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है? भारत सरकार को कानून विषयों पर कौन परामर्श देता है? क्या भारत का महान्यायवादी या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या विधि आयोग के अध्यक्ष या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे क्या कहा जाता है? पता है भाई, अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत सरकार का क्लर्क किसे कहा जाता है, बाबू किसे कहा जाता है, भारत सरकार का क्लर्क किसे कहा जाता है? क्लर्क कहते हैं लेखा जोखा रखने वाला व्यक्ति। जैसे आपका अगर सिलेक्शन कहीं पर क्लर्क पद पे होता है तो आपका दायित्व होगा, आपका जो ड्यूटी होगी आप करने के लिए, वह उस विभाग के जितना भी वर्क होगा उसका लेखा जोखा करना आपका कर्तव्य होगा। तो जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होता है वो कौन है? वो इसे मतलब कौन है तो बता सकते हैं इसका, ये कौन है? क्लर्क कहते हैं, भारत सरकार का बाबू कहा जाता है, बाबू कहते हैं। बोबाला बाबू नहीं जो आप कहते हो, ठीक है, ये बोबाला बाबू है भारत सरकार का, ठीक है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? ये सही है। भारत का महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार का बच्चों क्या होता है? लॉ एडवाइजर होता है। और इसका वो जो वर्णन है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। किसमें है? 76 में है, आप लोग याद रखिए। आगे चलते हैं बगैर देरी किए हुए। अगला क्वेश्चन, अमेरिका की 5 झीलों में से निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? अमेरिका में 5 झीलें बच्चों जिन्हें महान झील कहा जाता है, ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है, और इनकी अपने आप में बच्चों विशेषता बहुत तगड़े स्तर पर है। और मैं जानता हूं यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले कौन कौन सी जरा उनको जरा ध्यान लें। सबसे पहले सुपीरियर है, सुपीरियर है, उसके बाद मिशिगन है, तीसरी यूरन है, यूरन यूरन है, यूरन। चौथी है ओंटोरियो, पांचवी है इरी। अच्छा एक बात और बताएं आपको, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ओंटोरियो और इरी, ये इन 5 झीलों को मिलाकर के ग्रेट लेक्स कहा जाता है, महान झील कहा जाता है। महान झील कहा जाता है बच्चों। इसमें से 4 झीलें हैं, वह यूएसए और कनाडा ये सीमा पर स्थित हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना, उसी तरीके से उसी सीमा पर स्थित है यूएसए कनाडा की। लेकिन जो मिशिगन झील है बच्चों, ये वाली, ये पूरी तरीके से
यूएसए में है, पूरी तरीके से यूएसए में, ठीक है, लेकिन बॉर्डर पर है, लेकिन थोड़ी ये नीचे है, तो पूरी तरह से यूएसए में। शेष जो 4 जिले हैं वह यूएसए और कनाडा पर है। कभी कभी इनका उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया जाता है, तो मैंने जो लिखा है ना, सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, ओंटारियो या इरी, ये पश्चिम से पूर्व क्रम है, उत्तर से दक्षिण नहीं बच्चों, पश्चिम से पूर्व। सबसे पश्चिम में कौन सी है तो बताएंगे सुपीरियर है, वेस्ट में। सबसे पूर्व में कौन सी है, ईस्ट में, तो बताएंगे इरी है। ये सीरीज है, इस सीरीज को भी याद कर लेना। और एक फैक्ट और साथ में याद कर लीजिए, अगर पूछा जाता है कि विश्व की सबसे मीठे पानी की या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो बताएंगे सुपीरियर झील। मीठे पानी की, मीठे या ताजे पानी की झील कौन सी है, तो बताएंगे सुपीरियर। ये वर्ल्ड की है बच्चों, दुनिया की, ठीक है। भारत की कौन सी मीठे पानी की झील है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बता मित्र। पूछा गया है विश्व में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। विश्व में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, ये कमेंट्स में मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। क्या लॉर्ड डलहौजी को, तो बताना चाहता हूं लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि बताना चाहता हूं अप्रैल 1853 में, अप्रैल 1853 में लॉर्ड डलहौजी के समय में ही क्या हुई थी, भारत में सबसे पहले रेल चलाई गई थी। कहां से कहां तक, तो मुंबई से थाने तक। मुंबई से थाने तक कितने यात्री थे, तो 400 यात्री थे। रेल के डिब्बे कितने लगे थे, तो 14 डिब्बे लगे थे बच्चों। 14 क्या थे, कोच थे। एक बच्चा पूछ रहा था सर क्या बजे चलाई गई थी, तो वो उसके लिए टाइम बता देता हूं, 30 मतलब 3:30 बजे चलाई गई थी, और मुंबई से और थाने कब पहुंची थी, तो 4:45 पर पहुंची थी बच्चों, ठीक है। एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि कितने बजे चलाई गई थी, कब पहुंची थी, तो इतने बजे चलाई गई थी बच्चों, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा, तीसरा सही है बच्चों, जॉर्ज स्टीफन, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बताएं। विश्व का सबसे बड़ा मेला कुंभ मेला भारत के कितने पवित्र स्थानों पर लगता है, कोई बता सकता है। अभी जस्ट कुंभ के मेले का आयोजन खत्म हुआ है, महाकुंभ का। ये भारत में कितने स्थान पर लगता है, कोई बता सकता है भाई। तो मैं लिख देता हूं, सबसे पहले प्रयागराज, शुरू से लेके चलते हैं, हरिद्वार में लगता है। दूसरा प्रयागराज में, तीसरा नासिक में, चौथा उज्जैन में। कभी कभी बच्चों इनकी नदियों के नाम पूछ लिए जाते हैं, कौन कौन सी नदियों पर के किनारे लगता है, ठीक है। तो आप लोग अपने जेहन में डाल लें इस बात को। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है, प्रयागराज गंगा प्लस यमुना, ठीक है। तीसरा नासिक है, वह गोदावरी नदी के तट पर लगता है, और जो उज्जैन है वो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है बच्चों, ठीक है। आप लोग कमेंट्स करके बताना क्षिप्रा नदी है वो किसकी सहायक नदी है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो भाई दूसरा लगा के आए हैं 4, वो बिल्कुल सही है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। ऑप्शन बताइए, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो कौन सा है। ऑप्शन है जापान, इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज, ग्रीनलैंड। ये ऑप्शन है, अगर जानते हैं बताएं। तो मित्र आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कि अभी अभी तो, हाँ जरा ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो इंडोनेशिया सही है बच्चों। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है, द्वीप समूह है, द्वीप किसे कहते हैं सबसे पहले बता दूं। द्वीप जैसे ऐसी भू आकृति जिसके चारों ओर जल हो बच्चों, क्या हो, चारों दिशाओं में इसके क्या हो, जल हो, ऐसे इसको क्या कहा जाता है, द्वीप कहा जाता है। और द्वीप समूह मतलब इनका जो समूह होता है ना, द्वीप, ऐसे भूखंडों को से द्वीप समूह कहा जाता है। तो मित्र याद रखिएगा, इंडोनेशिया जो द्वीप समूह है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है। इसका एक द्वीप बच्चों याद कर लेना, वैसे 2 द्वीप आप लोग याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। एक है जावा, दूसरा है सुमात्रा। इन दोनों के बीच में एक जल संधि है, इस तरीके से ये दोनों द्वीप हैं, इनके बीच में जल संधि है।
इस जल संधि को बच्चों क्या कहा जाता है? सुंडा जल संधि कहा जाता है। पूछा जा सकता है कि सुंडा जल संधि किन दो द्वीपों के मध्य है? तो जावा और सुमात्रा, और दोनों इंडोनेशिया के हैं बच्चों, दोनों इंडोनेशिया के हैं। और इंडोनेशिया की राजधानी कौन सी है? जकार्ता। राजधानी इसकी क्या बच्चों? जकार्ता। वो जावा द्वीप पर स्थित है बच्चा। किस पर? जावा द्वीप पर है। और एक बात और याद रख लेना इसके साथ में, अगर पूछा जाए कि विश्व का ऐसा कौन सा देश है, विश्व का ऐसा कौन सा द्वीप है जिस पर जनसंख्या सबसे अधिक निवास करती है, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा है, तो आप जावा बताएंगे। क्या बताएंगे? जावा। सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वीप कौन सा बच्चों? तो जावा है, आप लोग याद रखना। अगर वैसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ये तो मैंने द्वीप समूह बताया इंडोनेशिया, लेकिन सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो कौन सा बताएंगे आप? ग्रीनलैंड बताएंगे बच्चों। क्या बताएंगे? ग्रीनलैंड बताएंगे। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला द्वीप कौन सा बच्चों? ग्रीनलैंड है, आप लोग याद रखना। जिस पर दो देशों का अधिकार है, एक यूएसए का, राजनीतिक रूप से तो बच्चों इस पर ग्रीनलैंड पर यूएसए का अधिकार है, लेकिन अगर भौतिक रूप से देखा जाए, भौतिक रूप से देखा जाए तो डेनमार्क का अधिकार है। किसका? डेनमार्क का अधिकार है। अगर डेनमार्क की राजधानी कौन सी है मेरे भाई? बता सकते हो कोई डेनमार्क की राजधानी कौन सी है? कोपनहेगन। कोपनहेगन। कोपनहेगन में एक समिट हुई थी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के। वो कब हुई थी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें। जापान वापान के बारे में आगे बता दूंगा बच्चों, चिंता न करें, ठीक है। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? बेहतरीन क्वेश्चन है मित्र। देखो जीएस चाहे कोई भी एग्जाम हो मित्र, हर एग्जाम में थोड़ा ठीक ठाक पूछी जाने लगी है, क्यों? कंपटीशन का दौर है, विद्यार्थी तमाम हैं, तो जीएस ठीक ठाक पूछी जाती है। पूछा गया है कि कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? तो कर्क रेखा मित्र ये भी जानते हैं भारत के मध्य से होकर गुजरती है। जरा ध्यान दीजिए, समझा देता हूं मैं। थोड़ा सा ऐसा लंबा हो जाए तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य रेखा। क्योंकि भूमि को ये क्या कर रही है? दो भागों में बांट रही है, ठीक है। इसे जीरो अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्यों जीरो अक्षांश रेखा है? इसका नाम अगर लिखना चाहें तो याद रखिएगा, अंग्रेजी वाले भाई इसे इक्वेटर कहते हैं, इक्वेटर कहते हैं। और हिंदी भाषी इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत रेखा भी कहते हैं। इसके उत्तर में अगर देखा जाए तो एक रेखा है, इसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, कर्क रेखा। और कर्क रेखा मित्र भारत के मध्य से होकर गुजरती है। इस तरीके से ये भारत है अपना प्यारा छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा, ये भारत है, भारत के मध्य से होकर गुजरती है। और ये 23.5 डिग्री पर है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर है बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से देखें, साउथ में एक रेखा है इस तरीके से, यह ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, मकर रेखा कहा जाता है। यह 23.5 डिग्री साउथ में बच्चों, कहां पर? साउथ में। और ये कहां पर है? नॉर्थ में। ध्यान दीजिएगा, कर्क रेखा को जो दो बार रेखा काटती है वो भारत में है बच्चों। कर्क रेखा को जो दो बार रेखा काटती है वो भारत में है। कौन सी नदी है? लूनी नदी है। लूनी नदी यहां पर काटती है इस तरीके से, ठीक है। कौन सी नदी है? लूनी नदी। आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, लूनी नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है बच्चों? ईमानदारी से बताएं। और अगर पूछा जाए विषुवत रेखा को, विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को कौन सी नदी काटती है? तो ध्यान रखना बच्चों, विषुवत रेखा को या भूमध्य रेखा को जो काटती है वो अफ्रीका में एक नदी है, इस तरीके से आती है, ठीक है। इसे कांगो नदी कहते हैं, कांगो नदी कहते हैं बच्चों, ठीक है। और अफ्रीका में काटती है। आगे जरा ध्यान दीजिए, मकर रेखा को कौन सी नदी दो बार काटती है? तो एक नदी है बच्चों लिम्फोफो नदी। कौन सी? लिम्फोफो नदी है, इस तरीके से,
और ये भी अफ्रीका में। लिम्फोफू नदी। कौन सी नदी मित्र? लिम्फोफू नदी, जो ये लिखी हुई है लिम्फोफू नदी। यह मकर रेखा को 2 बार काटती है भाई, अफ्रीका में और दक्षिण अफ्रीका में मोस्टली ये। ठीक। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों कौन सा? तीसरा सही है, लूनी नदी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन बताएं अगर जानते हैं ईमानदारी से। भारत के उच्चतम उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है? मतलब अपना जो प्यारा भारत है इस तरीके से। हाँ, ये अपना प्यारा भारत है मित्र। इसका जो उत्तरतम बिंदु, उत्तरतम मतलब ये वाला, ये वाला, ये उत्तरतम होगा। उत्तरतम बिंदु का नाम क्या है बच्चों? ये पूछा है। क्या इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा कॉल है, या किबुथु, या गुहार माता है? तो ध्यान रखना में मेरे भाई, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आता तो आप लोग याद रखना, जो इंदिरा कॉल है, कौन सा? इंदिरा कॉल, ये सबसे उत्तरतम बिंदु है। क्योंकि उत्तरतम है। अगर मुख्य भूमि का दक्षिणतम पूछा जाए कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो याद रखिएगा कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी, जिसे केप कॉरिन भी कहा जाता है बच्चों। क्या? केप कॉरिन के उपनाम से भी जाना जाता है। अगर पश्चिमी स्थल की बात की जाए कि पश्चिमी स्थल भारत का कौन सा है, तो ध्यान रखना गुहार माता बच्चा। कौन सा? गुहार माता, गुहार माता, ये वाला। ठीक है, मैंने ये लगा दिया इस तरीके से। अगर पूर्वी स्थल पूछा जाए गुहार माता कहां पर है, तो गुजरात राज्य में है। अगर पूर्वी स्थल कौन सा भारत का, पूरी बिंदु कौन सा भारत का, तो अरुणाचल प्रदेश में बच्चों, यहां पर कुबुथू। ठीक है, ये कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में। मतलब एपी लिख देता हूं मैं। एपी का मतलब अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश नहीं है बच्चों। ठीक है। अगर भारत का सबसे दूरस्थम दक्षिणतम बिंदु पूछा जाता है, तो आपने देखा होगा यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का बच्चा एक छोटा सा द्वीप है, जिसे हम लोग इसको क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेट निकोबार। क्या कहते हैं बच्चों? ग्रेट निकोबार कहते हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणतम स्थल है वो ग्रेट निकोबार पर स्थित है। जिस और इसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना, इसका जो नाम है मित्र, वह इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट है, जो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। हालांकि डिटेल साल आई की है। तो इसमें उत्तरतम पूछा है, तो उत्तर का मैंने कौन सा बताया था? इंदिरा कॉल बताया। इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा है? दूसरा सही है। चारों स्थल आप लोगों को क्लियर हो चुके हैं। आगे चलें, अगला बताएं ईमानदारी से। भारत के कितने राज्य समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्र तटीय सीमा रेखा बनाते हैं? ये अपना प्यारा भारत है बच्चों। अब आप ईमानदारी से बता दें कितने राज्य हैं। सबसे पहले ये गुजरात है, पहला गुजरात हुआ। दूसरा ये महाराष्ट्र हुआ, ये महाराष्ट्र है, ऐसे ही है ना। तीसरा छोटा सा प्यारा सा गोवा है। चौथा कौन सा है? तो कर्नाटक है बच्चा। पांचवा कौन सा है इधर? तो केरल है। जरा ध्यान दीजिए, भारत के पश्चिम में क्या है? अरब सागर है। और पूर्व में क्या है? बंगाली खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल है बच्चों। ठीक है, अरब सागर में आप देखा आपने गुजरात बना रहा है ये, गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र है। तीसरा कौन सा है? गोवा है। चौथा कर्नाटक है, जहां पर नाटक होता है। पांचवा केरल है। भाई समुद्र से सीमा रेखा बना रहे कि बना रहे ये अरब सागर की ओर। अगर पूरब की तरफ देखा है तो ये तमिलनाडु है, 6वें नंबर पे तमिलनाडु, जो बंगाल खाड़ी खाड़ी की ओर क्या बना रहा है? सीमा रेखा बना रहा है। इधर ये आंध्र प्रदेश है, एपी है। ये 7वें नंबर पर एपी है बच्चों, आंध्र प्रदेश। ठीक है, 8वें नंबर पे देखा जाए तो उड़ीसा है। और 9वें नंबर पर छोटा सबसे कम बनाने वाला राज्य है, वो कौन सा है? मतलब गोवा से अधिक, तो बताएंगे वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। ठीक, तो कितने राज्य बनाते हैं बच्चों? 9 राज्य बनाते हैं। तीसरा ऑप्शन सही है बच्चों। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे?
अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कितने देश अपना स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, 5 देश मनाते हैं। एक तो बहरीन मनाता है, उत्तरी कोरिया मनाता है, दक्षिणी कोरिया मनाता है, एक भारत मनाता है, एक कंट्री और है 5वें नंबर पे, उसे आप देख लेना, लेकिन रूस नहीं मनाता बच्चों। ठीक है, इसमें नहीं पूछा है तो नहीं कौन मनाता है, रूस नहीं मनाता है। ठीक, आगे चलें। पूछा गया है स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थी। भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन बेहतरीन है, अच्छा है, आप लोग वैसे भी याद कर लीजिए। सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी बच्चों। कब? 1885 में। कब? 1885 में इसकी स्थापना हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस का पिता किसे कहते हैं? तो ए ओ हुम को बच्चों। किसको? ए ओ हुम को। इन्हें कांग्रेस का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता बच्चों, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से कांग्रेस की स्थापना हुई थी। जब स्थापना हुई थी 1885 में, तो भारत का वायसराय कौन था? तो ध्यान रखना, डफरिन था बच्चों। मैं लार्ड नहीं कहूंगा, लार्ड हो सकता है वो अंग्रेजों के लिए होगा, भारतीयों के लिए नहीं। डफरिन था बच्चों। कौन था? डफरिन था। कितने लोगों ने भाग लिया था? तो 72 लोगों ने भाग लिया था इस समय। इसका पहला सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो इसका पहला जो सम्मेलन था वो मुंबई में हुआ था बच्चों, क्योंकि मुंबई में इसकी क्या की गई थी? स्थापना। गोपाल दास ऐसी महाविद्यालय था उसमें। ठीक है, लेकिन जब भारत स्वतंत्र हुआ था 15 अगस्त 1947 को, अगस्त 1947 को, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे बच्चा। कौन थे? जेबी कृपलानी थे। आप लोग याद रखना, तीसरे ऑप्शन की ओर जाएंगे। आगे चलिएगा, अगला क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? बताइए ईमानदारी से, भारत में कितने राष्ट्रीय अवकाश मनाए जाते हैं? एक तो 26 जनवरी को मनाया जाता है पहला, दूसरा 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, दूसरा, और तीसरा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, तीसरा। ये गांधी जी की जयंती पर, गांधी जी की जयंती पर। ठीक है, तो कितने मनाए जाते हैं? 3 मनाए जाते हैं, आप लोग याद रख सकते हो। आगे चलें, अगला जरा ध्यान दीजिए। पूछा गया राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं कि राष्ट्रमंडल जब खेल शुरू हुए थे तो यह कनाडा शुरू हुए थे बच्चों। किससे? कनाडा का एक शहर था हैमिल्टन, हैमिल्टन से शुरू हुए थे। कब हुए थे? तो ध्यान रखना 1928 शुरू हुए थे, नहीं, हाँ 1928 से शुरू हुई थी बच्चों। कब? 1928 से, बिल्कुल सही आंकड़ा है, चिंता न करें, 1928 से शुरू हुई थे कनाडा के हैमिल्टन से। लेकिन इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। ठीक है, इसमें भारत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल, हालांकि इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, चिंता न करें। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा है? दूसरा सही है। अच्छा, भारत ने पार्टिसिपेट कब किया था? तो भारत ने पार्टिसिपेट किया था 1932 में, 1936 में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, आगे चलिए। पूछा गया है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष हुआ था? बता सकते मेरे भाई, भारत में पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1950 में, 1954 में, 1959 में, 1951 में। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बच्चों वो फोर्थ सही है। कब हुआ था? 1951 में किया गया था, और इसी के तहत मित्र प्रथम अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई? सॉरी, 9वीं अनुसूची, प्रथम नहीं बच्चों, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्योंकि उस समय पहली अनुसूची थी उस समय स्वतंत्र हुआ था, उस समय 8 अनुसूचियां थी जब संविधान लागू हुआ था। लेकिन पहला संविधान संशोधन के तहत 1951 में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 9वीं अनुसूची बच्चों किससे संबंधित थी, या पहला संविधान संशोधन किससे संबंधित था? बताइए, भूमि सुधार से। किससे? भूमि सुधार से संबंधित था बच्चों। क्लियर? आगे चलते हैं, आप लोग बताएं 101वां नहीं 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि जो 102वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, जो अमेंडमेंट है वो किससे संबंधित है? 102वां, ईमानदारी से बताएं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है असम का प्राचीनतम नाम क्या है? असम का प्राचीनतम नाम कौन सा है? तो ध्यान रखिए,
प्रागज्योतिषपुरम था बच्चों, कौन सा? प्रागज्योतिषपुरम था। बता दूं जानकारी के लिए, महाभारत काल में, महाभारत काल में असम का जो नाम था वो प्रागज्योतिषपुरम था। लेकिन कामरूप कब पड़ा? तो आपने नाम सुना होगा, गुप्त वंश में एक शासक हुआ था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख था, प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख में इसका नाम क्या मिलता है? कामरूप मिलता है। क्या मिलता है? कामरूप। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बच्चों कौन सा है? पहला सही है। आगे चलें, पूछा गया है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूएनएचसीआर का पूर्ण रूप क्या है? यूएनएचसीआर का पूर्ण रूप क्या है? तो ध्यान रखना मित्र, याद कर ली जाइए, ये एक यूएनओ की संस्था है जो शरणार्थी विद्यार्थी हैं, सॉरी शरणार्थी बच्चे हैं, रिफ्यूजी हैं, उनके लिए संस्था कार्य करती है। तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। हिंदी में आप लोग याद कर लेना और अंग्रेजी में आप ट्रांसलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, महल चित्रकला की राजपूत शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? अच्छा ये बताएं, जो बर्फी चित्रकला है, बर्फी छोड़िए, चलो मधुबनी बताइए, मधुबनी चित्रकला किस राज्य की है? बर्फी बताइए, बर्फी, बर्फी बताइए। बर्फी बच्चों महाराष्ट्र की है। मधुबनी कहां की है? तो बताइए कहां की है? बिहार की है। बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा? पहला सही है। आगे चले, ग्रीडा नामक लोक नृत्य किस राज्य का है? बताएं, ग्रीडा नामक जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का है? क्या झारखंड का, मध्य प्रदेश का, पश्चिम बंगाल का, छत्तीसगढ़ का? बताइए ईमानदारी से बताइए मेरे भाई, बताइए अगर आप करके आए तो। मध्य प्रदेश का मेरे भाई, किसका है? मध्य प्रदेश का है, आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन भी है। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश को कौन सा विटामिन बनाता है? मानव शरीर है वो सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन बनाता है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने है, तो ध्यान रखना, विटामिन डी बनाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल कहते हैं बच्चा, कैल्सीफेरॉल कहते हैं, कैल्सीफेरॉल करते कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अच्छा ए को क्या कहा जाता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन बताएं, ए का वैज्ञानिक नाम क्या है? विटामिन ए का। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे बड़ा जीवित पक्षी निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, ईगल है, मोर है, ऑस्ट्रिच है और कीवी है। तो ध्यान रखना, ऑस्ट्रिच है बच्चों, शुतुरमुर्ग। इसकी जो हाइट हो जाती है वो 8 फीट तक हो जाती है बच्चा, जो नर होते हैं उनकी हाइट, और मादा की जो हाइट हो जाती है वो लगभग 6 फीट हो जाती है मादा की। 25 क्वेश्चन ही मैंने अभी बनाए थे। तो मित्र ये छोटी सी जानकारी थी, आप लोगों को कैसी लगी आप ईमानदारी से बताएं मुझे। अगर अच्छी लगी हो, जिन क्वेश्चन का आंसर मैंने पूछा है, अगर आप तैयारी आपकी बेस्ट है तो मुझे बताएं कि जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछे, बाद में भी मैं आपके क्वेश्चनों को आंसर दे सकता हूं। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।